नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त के टॉप 100 की। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली में हुए कार धमाके को आतंकी घटना करार दिया और इसकी कड़ी जांच के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के राजा के निमंत्रण पर 11 और 12 नवंबर 2025 तक भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा संपन्न की। प्रधानमंत्री मोदी और भूटान नरेश ने संयुक्त रूप से 1020 मेगावाट की पुनांस गाछू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो दोनों देशों के सहयोग का प्रमाण है। केंद्र सरकार ने अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव से निपटने और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 45,000 करोड़ रुपए की 2 योजनाओं को दी हरी झंडी। केंद्र की गरीब कल्याण नीतियों के तहत 13 नवंबर 2025 से सभी कैटेगरी के राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न के अलावा नई सुविधाएं दी जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी अफ्रीकी यात्रा के दौरान बोत्सवाना की संसद को संबोधित करते हुए भारत को उसके राष्ट्र निर्माण यात्रा में भागीदारी बताया। राष्ट्रपति मुर्मू और बोत्सवाना के राष्ट्रपति दूमा बोको ने द्विपक्षीय वार्ता में आर्थिक सहयोग बढ़ाने और सस्ती भारतीय दवाओं की आपूर्ति पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली के ब्लास्ट में शामिल आतंकी उमर का डीएनए सैंपल उसकी मां से मेल खाने के बाद शव की शिनाख्त हुई। प्रधानमंत्री ने गैल्फू माइंडफुलनेस सिटी के विजन को साकार करने के लिए भारत सरकार के पूर्ण समर्थन की पुष्टि की। पीएम मोदी ने गैलेफू में निवेशकों और आगंतुकों की सुगम आवाजाही के लिए असम के हथिसार में एक आव्रजन जांच चौकी स्थापित करने का लिया निर्णय। दिल्ली विस्फोट को आतंकी घटना मानने के बाद गृह मंत्रालय ने इस स्थिति को कड़ी निगरानी में लिया है और आगे की जांच के लिए निर्देश दिए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़े सवाल और वित्तीय स्थिति की रिपोर्ट 17 नवंबर को फरीदाबाद में उत्तर दक्षिण परिषद की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के सामने पेश होंगे, उसकी संभावना। भारत और भूटान ने 1200 मेगावाट की पुनांस गांछू जल विद्युत परियोजना के मुख्य बांध ढांचे पर कार्य फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त। एनआईए की जांच में जैश ए मोहम्मद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ, जिसमें अब तक 18 लोग हुए गिरफ्तार। दिल्ली धमाके से जुड़े एक अन्य संदिग्ध वाहन लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट कार को फरीदाबाद के खांडा विला में एक गांव से बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिल्ली ब्लास्ट के इनपुट के बाद प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी से जुड़े 300 से अधिक ठिकानों पर व्यापक छापेमारी की। झारखंड पर्यटन व ऊर्जा निगम के खातों में अवैध रूप से 109 करोड़ निकालने के मामले में सीआईडी की एसआईटी ने कोलकाता से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में हाई अलर्ट के बीच हापुड़ पुलिस ने 2 अलग अलग घटनाओं में 2.5 किलो सल्फर पाउडर और 38 किलो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। निठारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस जांच में कई खामियां बताते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी आलोचना की। खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की एक महिला क्रिकेटर ने आईपीएल के एक खिलाड़ी विपराज निगम पर विवाह का झूठा वादा कर दुष्कर्म और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाने का आदेश दिया गया है। अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है। मुंबई से वाराणसी आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान को बम की धमकी मिली है, हालांकि विमान सुरक्षित उतर गया। ऑन बोर्ड स्टाफ की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए रेलवे बोर्ड ने अब उनकी पुलिस जांच अनिवार्य कर दी है। बिहार चुनाव में महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में 8.8% अधिक रहा, जो एक नया रिकॉर्ड है। कोर्ट ने आनंदपाल एनकाउंटर मामले में पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलाने का फैसला मानते हुए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर केस नहीं लाने का निचली अदालत का फैसला किया रद्द। मौसम विभाग ने केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी वर्षा की चेतावनी दी है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर का प्रभाव जारी है और तापमान सामान्य से 2-7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता AQI गंभीर 400 के पार बनी हुई है। साथ ही सुबह और शाम की ठंड बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है, जिससे उत्तर पश्चिमी हवाएं ठंडी होकर मैदानी क्षेत्रों में बह रही हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है, लेकिन रात और सुबह के समय तापमान में गिरावट के कारण कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। राजस्थान के सीकर और झुंझुनू जिलों में मौसम विभाग ने शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है, जहां न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। हरियाणा के नारनौल, गुरुग्राम और हिसार सहित 7 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है, जिससे सुबह शाम ठंड पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में इटावा जिला 8.4 सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंड रहा, जबकि कानपुर और बरेली में भी पारा 11 सेल्सियस दर्ज किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में दिन का तापमान भी सामान्य काफी नीचे रहने के कारण कोल्ड डे की स्थिति बनी रही।
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा और बारिश की संभावना नहीं रहेगी। हालांकि ठंड लगातार बढ़ेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिज सत्र में भाग लिया, जहां उन्होंने आत्मनिर्भरता कम करने पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा में अपनी अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से मुलाकात की, जिसमें दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा हुई। बोत्सवाना ने भारत के प्रोजेक्ट चीता पहल में सहयोग करते हुए आज 8 चीते सौंपने की घोषणा की है, जिन्हें भारत के पारिस्थितिकी तंत्र में फिर से स्थापित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने ई पासपोर्ट के साथ पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का उन्नत संस्करण जारी किया, जिससे भारत और विदेश में नागरिकों के लिए पासपोर्ट सुविधाओं में सुधार होगा। इस्लामाबाद बम विस्फोट के बावजूद श्रीलंका क्रिकेट ने पाकिस्तान का अपना चल रहा दौरा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रखने की पुष्टि की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिल्ली में हुए विस्फोट की निंदा की और इसे स्पष्ट रूप से आतंकवादी हमला करार दिया। साथ ही भारत की जांच की सराहना भी की। तुर्की की राजधानी अंकारा में था दिल्ली ब्लास्ट का हैंडलर जॉर्ज। जी हां, एजेंसियों के अनुसार दिल्ली ब्लास्ट के हैंडलर उकासा को तुर्की की राजधानी अंकारा में ट्रैक किया गया था, जिससे पता चला है कि वह एन्क्रिप्टेड ऐप सेक्शन से जरिए आतंकवादियों को संपर्क कर रहा था। स्विट्जरलैंड और अर्जेंटीना ने संयुक्त बयान जारी कर दिल्ली में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूर्ण समर्थन देने की बात की। टाइफून फंगबोंग तूफान के चलते ताइवान में मूसलाधार बारिश और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण निचले इलाकों में हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा में G7 आउटरीच बैठक के दौरान सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर चर्चा की। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में हुए बम धमाके के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया, जिससे भारत के विदेश मंत्रालय ने निराधार और बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। पाकिस्तान में सुरक्षा चिंताओं के कारण श्रीलंका के 8 प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का चल रहा दौरा बीच में ही छोड़ने का फैसला किया। अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान के मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन निर्माण में सहयोग करने वाले अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन AI यानी कि ChatGPT के निर्माता ने दिल्ली 50 सीटों वाला ऑफिस स्पेस लीज लिया है, जो भारत में उनका पहला कार्यालय होगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कथित तौर पर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों से जुड़े अल कायदा गुजरात आतंकी साजिश मामले में 5 राज्यों में 10 जगहों पर छापेमारी की। एक नई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार अगले 3 दशकों में जलवायु आपदाओं का प्रभाव दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोगों पर पड़ेगा। भारत ने चीन सीमा के पास लद्दाख में न्योमा एयरबेस की सक्रिय किया है, जिससे भारतीय वायुसेना की सामरिक ताकत और तैयारी में बड़ा इजाफा हुआ है। नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट से पता चला है कि विश्व के कई विकासशील देशों में खाद्य असुरक्षा की समस्या गंभीर बनी हुई है। IMF के अधिकारियों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में संभावित मंदी और महंगाई के उच्च स्तर पर बने रहने के लेकर चिंता व्यक्त की है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 से अधिक होने के कारण ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का 3rd स्टेज लागू। NCR में प्रदूषण को देखते हुए नोएडा और गाजियाबाद में BS 3rd पेट्रोल और BSIV डीजल वाहनों के लिए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर शाहीन के संपर्क में होने के संदेह पर उत्तर प्रदेश ATS ने जम्मू कश्मीर के लिए एक डॉक्टर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। गिरफ्तार आतंकियों से मिली जानकारी के अनुसार आतंकी संगठन ने अयोध्या और वाराणसी को दिसंबर में निशाना बनाने के लिए स्लीपर मॉड्यूल एक्टिव किया था। भोपाल के पौष इलाके 4 इमली में एक डिप्टी कलेक्टर के सूने मकान 11 लाख रुपए का सोना और कीमती घड़ियां चोरी हो गई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता बढ़ाई गई है। झारखंड के राज्यपाल ने व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की फीस विनियमन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल 14 नवंबर होगी, जिसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। पंजाब देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 1.5 करोड़ का चेक दिया और ग्रेड ग्रेडेशन सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। जनजातीय गौरव वर्ष समारोह के तहत मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 4 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल शुरू हुआ। दिल्ली ब्लास्ट के इनपुट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी में प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी से जुड़े 300 से अधिक ठिकानों पर व्यापक छापेमारी की। मथुरा और वृंदावन के बीच कॉरिडोर निर्माण का कार्य तेज हो गया है, जिसका उद्देश्य पर्यटन और तीर्थ यात्रा को सुगम बनाना है। अमृतसर में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, जबकि 2 अन्य को किया गया गिरफ्तार। सरकार ने पंजाब में फिरोजपुर पट्टी रेल लिंक परियोजना को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लंबाई 25.72 किलोमीटर है। भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 595 अंक 0.71% और निफ्टी 180 अंक पर 0.70 की बढ़त के साथ
बंद हुए। टाटा स्टील ने Q2 FY26 के लिए शुद्ध लाभ में 319% की भारी वृद्धि दर्ज की गई, जो 3,183 करोड़ तक पहुंच गई, जिससे बाजार की उम्मीदें पार हो गई। IRCTC का शुद्ध लाभ 11% बढ़कर 342 करोड़ हुआ। IRCTC ने Q2 FY26 में कैटेगरी और पर्यटन खंडों में उच्च मांग के कारण अपने शुद्ध लाभ में 11% की स्थिर वृद्धि दर्ज की। रूफटॉप सोलर उद्योग में कार्यरत फ्यूजियामा पावर सिस्टम का 828 करोड़ का IPO आज 13 नवंबर खुद निवेशकों के लिए सदस्यता हेतु खुला है, जिसका प्राइस बैंड 216-228 है। टेक्नोलॉजी जगत में हलचल मचाते हुए OnePlus 15 का वैश्विक लॉन्च आज निर्धारित है, जो पिछली लॉन्चों की तुलना में एक अभूतपूर्व बदलाव है। यूएस में सरकारी शटडाउन के अंत की उम्मीदों से बाजार को सहारा मिला और IT, ऑटो और मेटल सेक्टर सबसे ज्यादा लाभ में रहे। बजाज फाइनेंस ने अपने ऋण वृद्धि का मार्गदर्शन घटा दिया है, जिसके कारण कंपनी के शेयर में गिरावट दर्ज हुई है। वोडाफोन आइडिया के Q2 FY26 के नतीजे अनुमान के मुताबिक, जिस पर UBS ने अपनी न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखी। वरुण बेरी के इस्तीफे के बाद ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने रक्षित हरगवे को कंपनी का नया MD और CEO नियुक्त किया। ICC ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के आगामी चक्र में सभी 12 पूर्ण सदस्य देशों को एक ही डिवीजन में रखने का निर्णय लिया। भारत कल ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का आगाज करेगा। भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने जापान में चल रहे कुमामोतो मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। नई दिल्ली में आयोजित पहले दृष्टिबाधित महिलाओं के T20 विश्व कप के पहले मैच में मेजबान भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 209 रनों के विशाल अंतर से शिकस्त दी। खबर है कि अगर रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स में जाते हैं तो उन्हें टीम की कप्तानी सौंपी जा सकती है। भारत के निशानेबाज सम्राट राणा ने कहियारा में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। आज के दिन देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में और बुध ग्रह वृश्चिक राशि में दोनों ही वक्र अवस्था में हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। आज चंद्रमा पूरे दिन और रात सिंह राशि के गोचर में रहेंगे, जिससे सिंह, मेष और धनु राशि वालों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज मघा नक्षत्र शाम 7:30 बजे तक रहेगा, जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में परिवर्तित होगा। सिंह राशि में चंद्रमा के गोचर से आज सिंह राशि वालों का आत्मबल यानी कि आत्मविश्वास चरम पर रहेगा और वे निर्णायक मोड़ पर काम करेंगे। आज के लिए विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से लेकर 2:36 तक रहेगा, जो कोर्ट कचहरी और शत्रु पर विजय के लिए शुभ माना जाता है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र और उन्नति में तेजी से बदलाव आएगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। फिलहाल की टॉप 100 में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।